गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 के सारणी के बारे में पढ़ा था कि सारणी किस प्रकार से सरल की जाती है, सारणी की प्रसार विधि क्या है, सारणी के कौन कौन से गुणधर्म हैं जिनके द्वारा हम सारणी को आसानी से सरल कर सकते हैं। उन गुणधर्मों के ऊपर कुछ सवाल हम आज के वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट जो अपना रहा है वो है दो सारणिकों का गुणनफल, कि दो सारणिक जो होती है उनका गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी हम करेंगे दो सारणिकों का गुणनफल। दो सारणिकों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। देखो, हमने मैट्रिक्स के अंदर ये देखा था कि जब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी कुछ बाउंडेशन होती है, और वो बाउंडेशन क्या है एक बार हम देखते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बी दूसरी मैट्रिक्स है, ये m गुणा n ऑर्डर की है, ये p गुणा q ऑर्डर की है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स थी, तो हमने कहा था कि AP कब होगा, AP तब होगा जब यहाँ पे पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर हो, यानी कि n का मान p के मान के बराबर आने पर ही हम ये कहते हैं कि इन दोनों का गुणनफल संभव है। और यानी कि n बराबर p होने पे इनका मल्टीप्लिकेशन था वो हो रहा था, अन्यथा हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो और जो रिजल्ट हमें मिलता है कि भी AP का ऑर्डर कितना आएगा, तो जो AP का ऑर्डर है वो बची हुई संख्या यानी कि m इंटू q के रूप का आएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो m गुणा q के रूप का आएगा। ये हमने देखा था, ये बाउंडेशन थी आव्यूह के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सारणिकों के अंदर, कि जैसे 1 2 3 4 ये एक सारणिक है, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सारणिक से मुझे गुणा करना है। तो हमें पता है सारणिक हमेशा वर्ग में होती है, 2/2 3/3 1/1 4/4। तो उसके लिए क्या रूल है कि हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या इनका कोई विशेष रूल है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम किसी भी ऑर्डर की सारणी को किसी भी दूसरी ऑर्डर की सारणी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 2/2 क्रम की सारणी को केवल 2/2 क्रम की सारणी से ही मल्टीप्लाई कर पाएं, यानी कि सारणी में ऐसा कोई नियम नहीं है। हम किसी भी क्रम की सारणी को किसी भी क्रम की सारणी के साथ गुणा कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे ये मैंने एक सारणी ली 5, ये एक गुणा एक क्रम की सारणी है, और एक मैंने सारणी ले ली 1 2 3 4, ये जो साधारणतः हम ले रहे हैं। तो अब इनका अगर हमें गुणा करना है तो देखो, वैसे तो क्या है कि इसका संख्यात्मक मान 5 आता है, इसका संख्यात्मक मान -2 आता है, तो इसका मान -10 हमें प्राप्त होगा अगर हम डायरेक्ट करें तो। लेकिन जब बात इनकी गुणनफल की आ रही है कि भी हम इनका गुणनफल किस प्रकार से करें सामान ज्ञात किए बगैर, तो हम क्या करते हैं, तब हम पहले 5 को लिख लेते हैं 1 0 0 5। ये देखो, सारणी 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मान कहूं तो भी 5 आ रहा है, और इस सारणी का मान भी 5 आ रहा है, और यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ मैंने दूसरा सारणी। अब दूसरा एक चीज ये कि हमने आव्यूह के अंदर मैट्रिक्स में ये देखा था कि हम पहली जो मैट्रिक्स है उसकी रो को और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस प्रकार से। तो क्या सारणिक में भी ऐसा होता है? तो सारणी के अंदर हम मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम रो टू कॉलम लेके चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत से तरीके हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम दो सारणी को आपस में गुणा कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो वही है जो आपने मैट्रिक्स के अंदर देखा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जिस प्रकार से करते हैं हम उसी प्रकार से सारणी का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। कैसे देखो, 1 को 1 से गुणा किया 1, और 0 को 3 से किया 0, फिर इसका नंबर आता है 1 को 2 से गुणा किया 2, और 0 को 4 से किया 4। इसी प्रकार से 0 5 को पहले 0 को 1 से करेंगे 0, प्लस 5 को 3 से करेंगे 15, फिर 0 को 2 से किया 0, प्लस 5 को 4 से किया 20,
तो ये आपका आ गया 1 2 15 20 और इसका मान आ जाएगा 20 माइनस 30 यानी कि माइनस का 10। ये देखो इसका मान क्या आ गया माइनस का 10। हमने कैसे किया है, रो टू कॉलम लेके चले हैं और इसका मान माइनस 10 आ गया। लेकिन बात यह है कि हमें केवल रो टू कॉलम नहीं चलना है, हम अन्य भी विधियों से या अन्य तरीकों से भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने देखा था कि इस सारणी का मान 5 था, इसका मान -2 आ रहा है, तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से सरल करें तो भी हमें माइनस का 10 ही प्राप्त हो रहा है। दूसरा एक तरीका और देखते हैं कि अगर मान लो मैं इसको रो टू कॉलम नहीं लेके एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ गया तो आगे देखो, अगर रो टू कॉलम अगर हम नहीं ले, हमने जिस प्रकार से सारणी का मान सरल किया है उसी प्रकार से इसको सरल किया। अगर हम इस बार रो टू कॉलम न लेके हम इस प्रकार से लेते हैं कि मैंने पहली कॉलम और पहली रो को लिया है, तो ये आएगा 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 0 गुणा 3। अब मैं पहली कॉलम को और दूसरी कॉलम को ले रहा हूँ, पहली कॉलम को दूसरी कॉलम को, तो ये आ जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 4। अब बात आती है इसकी, तो ये आ जाएगा 0 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 3 और ये आ जाएगा 0 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 4। तो इसका मान आ जाएगा 1, ये हो गया 15, ये हो गया 2, ये हो गया 20। तो इसका मान भी 20 माइनस 30 यानी कि माइनस का 10 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से इनका गुणनफल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मतलब हम कॉलम को कॉलम से, कॉलम को रो से, रो को कॉलम से और रो को रो से, यानी कि 4 जो तरीके हैं, स्तंभ को स्तंभ से, पंक्ति को पंक्ति से, पंक्ति को स्तंभ से, स्तंभ को पंक्ति से, इन चारों ही तरीकों से हम दो सारणिकों का गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि हम किसी भी ऑर्डर की दो सारणिकों को गुणा कर सकते हैं। अभी हमने 1 क्रम की और 2 क्रम की सारणी ली है। अब हम ये देखते हैं कि अगर 2 क्रम और 3 क्रम की सारणी ली जाए तो उनका गुणनफल किस प्रकार से संभव है, तो वो भी देख लेते हैं हम। कि अगर हम एक ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 और एक में ले लिया 5 6 7 2 1 3 4 1 2, जो भी है दो हमने सारणी ले ली और हमने कह दिया कि इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा। तो देखो इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप 1 2 3 4 जो सारणिक है इसको आप ये लिख सकते हो 1 0 0 1 2 3 4। इसका जो मान आएगा वो इसके मान के बराबर है। हम इसको अगर सरल करें तो इसका मान भी इसके मान के बराबर आएगा। और दूसरा आगे 5 6 7 2 1 3 4 1 2। अब ये आपके पास दोनों समान क्रम की सारणी आ गई है, तो हम इनको आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब गुणा करने के लिए क्या करते हैं, हम रो को रो से भी गुणा कर सकते हैं, रो को कॉलम से भी गुणा कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से गुणा कर सकते हैं और कॉलम को रो से गुणा करके दो सारणिकों का हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दी हुई दो सारणिकों का गुणनफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें सवाल में प्रूव क्या करना है, उसके हिसाब से हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें ये पता नहीं रहता है कि हम गुणा किसको करें, रो टू रो करें या रो टू कॉलम करें। तो उसके लिए हमारे सवाल में जो राइट हैंड साइड होगी उसको देख के हमें समझना होगा कि हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है। अब हम आगे देखते हैं कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। वैसे देखा जाए तो सारणी का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें स्टार्टिंग से हमने ये देखा था कि एक सारणी को निरूपित कैसे करते हैं, 1 क्रम की, 2 क्रम की या 3 क्रम की सारणी है उसका प्रसार विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि सारूस डायग्राम के द्वारा, सारूस आकृति के द्वारा हम सारणी को किस प्रकार से हल करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था उसमें ये आया था कि सारणी को सरल करने की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, यानी कि सारणी के जो गुणधर्म है कि अगर एक सारणी की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो भी सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से रिप्लेस कर दें या दूसरी और तीसरी से रिप्लेस कर दें तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाता है। अगर सभी अवयव 0 आए तो उसका मान 0, 2 पंक्तियां एक जैसी हो तो उसका मान भी 0 आता है। या फिर
हमने ये भी देखा था कि अगर एक सारणिक है और उस सारणिक को हमें उस सारणिक किसी पंक्ति स्तंभ में अन्य किसी पंक्ति स्तंभ का कितना भी गुणा जोड़ दे या घटा दे तो भी सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके एग्जाम में सवाल आते हैं। अभी जो लास्ट ईयर में सवाल आया था वो प्रॉपर्टीज के ऊपर था, और जो सवाल आता है उसमें यही होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई होती है और आपको ये कहता है कि इसको प्रूव करो कि इसकी जो वैल्यू है वो ये आएगी। कुछ एक सवाल करते हैं अभी हम, उन सवालों के बारे में देखेंगे, इन सवालों में समझेंगे, और जो सवाल है वो डेफिनेटली वही है जो आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, तो हम कुछ सवालों में लेके इनका हल ज्ञात करते हैं। जो सवाल कैसे आता है, बिना विस्तार के, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना विस्तार के निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न आएगा एक कि बिना विस्तार के a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर m माइनस n, n माइनस p, p माइनस m, उसके बाद में x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x, इसका मान हमें बिना विस्तार के ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आता है अगर हम प्रसार विधि नहीं लगाएं, विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि हमें प्रसार नहीं करना और बिना प्रसार के इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमने ये देखा था कि हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी अन्य पंक्ति या स्तंभ को जोड़ सकते हैं, उससे कितने भी गुणा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये आपकी R1 है, यानी कि ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है। ये हम जानते हैं, ये आपकी पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। वैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अगर मैं जो पहली रो है यानी कि इसमें अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं R1 में R2 और R3 को, ऑपरेशन कौन सा लगाया मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 में R2 और R3 को मैं जोड़ रहा हूं। तो देखो क्या जोड़ेंगे, a माइनस बी में b माइनस सी और c माइनस ए जुड़ जाएगा। a माइनस बी में b माइनस सी और c माइनस ए जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से m माइनस n में n माइनस p और p माइनस m जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस y में y माइनस z और z माइनस x जुड़ जाएगा। हमने R2 के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है, तो R2 जैसा है वैसा का वैसा R2 रह जाएगा, यानी कि यहाँ B माइनस सी रह जाएगा, यहाँ C माइनस ए। R3 में कोई बदलाव नहीं किया है तो R3 वैसा का वैसा, ये n माइनस पी रह जाएगा, ये p माइनस m रह जाएगा, ये y माइनस z रह जाएगा, ये z माइनस x रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कहा है अपनी प्रक्रिया, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से कि हम किसी भी सारणी की पंक्ति में अन्य स्तंभ या पंक्ति जोड़ सकते हैं। तो हमने पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ के लिखा है। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं माइनस से प्लस है, माइनस में से प्लस में, माइनस से माइनस प्लस सी चला गया, यानी कि ये पूरा अवयव जीरो हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी माइनस एम से प्लस एम, माइनस एन से प्लस एम, माइनस बी से प्लस बी चला गया, ये अवयव भी जीरो हो गया। x से x चला गया, z से z चला गया, y से y चला गया, ये अवयव भी जीरो हो गया। यानी कि इस सारणी के पहली पंक्ति के तीनों अवयव जीरो हो गए। और पहली पंक्ति के तीनों अवयव जीरो होने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0। बाकी आपका जो अवयव लिखे हुए हैं जो इसमें है ये हम यहाँ नोट कर देंगे। और हम वापस यही कहेंगे कि अगर किसी सारणी की एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य आए तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तो हमें इस सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका सवाल है। आया समझ में? फिर से एक बार देख लो, आपके पास जो सवाल है उसमें हमें ये देखना है कि हम कौन सी पंक्ति या स्तंभ जोड़ें या घटाएं। तो हमने ये देखा था कि ये जो पहली R1 है, पहली रो है, इसमें दूसरी और तीसरी रो को जोड़ती है, यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है और यहाँ 0 बन रहा है। तीनों अवयव 0 आ गए। और जब तीनों अवयव 0 आ जाते हैं
तो हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तो बिना विस्तार के, विदाउट एक्सपेंड, हमने क्या कर दिया कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं आगे। अब सवाल है, सिद्ध कीजिए, जो एग्जाम में सवाल आते हैं हमारे उस प्रकार के सवाल हैं कि सिद्ध कीजिए 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर बराबर x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये सवाल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस प्रकार के सवाल भी काफी आते हैं एग्जाम में कि 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y। अब जरूरी नहीं है x y z और यहाँ a b c भी आ सकता है, p q r भी आ सकता है। अगर यहाँ a b c आए तो यहाँ पे भी a b और c आ जाएगा, p q r आए तो p q r आ जाएगा। बात है कि जो सारणी हमें दे रखी है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इसका मान ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर, और जब हम LHS लेते हैं तो हमारे पास LHS आती है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखो LHS के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 जो अवयव वो सिंगल है, एक आ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर तरीका आप ये समझ लो कि अगर किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के तीनों अवयव, जैसे हो सकता है कि 1 1 1 यहाँ हो तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव एक एक हो सकता है 1 1 1 यहाँ हो तो तीसरी पंक्ति के तीनों अवयव एक एक हो, दूसरी पंक्ति के भी हो सकते हैं, पहले स्तंभ के इसमें है, दूसरी और तीसरी स्तंभ के भी हो सकते हैं। यानी कि किसी भी सारणी के अगर पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव एक हो तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि हम उन 3 में से 2 को 0 बना दें। कभी भी आपके पास इस प्रकार की सारणी आए जिसमें 3 अवयव सिंगल आए, एक आए, तो हम क्या करें, हम उनमें से 2 को 0 बना दें। अब रही बात कि भाई हम 2 को 0 कैसे बनाएं, उसके बारे में बात करें कि 2 को 0 बनाने के लिए हम ये करते हैं। देखो ये अभी जैसे पिछले सवाल की तरह मैंने कहा ये R1 है, ये आपकी R2 है और ये आपकी R3 है। अगर मैं R1 में से R2 को घटा देता हूं तो ये 0 आ जाएगा, और अगर मैं R1 में से R3 को घटाता हूं तो ये 0 आ जाएगा। इसका उल्टा भी है कि भाई जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया है संक्रिया, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, संक्रिया R2 मैंने लगा दिया R2 माइनस R1, और साथ ही साथ मैंने R3 में भी एक संक्रिया लगा दी, वो है R3 माइनस R1। यानी कि मैंने दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों में से पहली पंक्ति को घटा दिया है। यहाँ पे मैंने पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले सवाल में हमने सारा का सारा बदलाव पहली पंक्ति में किया था, दूसरी और तीसरी पंक्ति में नहीं किया। इस सवाल में हम पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम केवल दूसरी और तीसरी पंक्ति है उसमें बदलाव कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं हम पंक्तियों में बदलाव करें, हम अपने प्रश्न के हिसाब से स्तंभों में भी यानी कि कॉलम में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 किया तो देखो हमने R1 में कोई बदलाव नहीं किया है, तो 1x x स्क्वायर जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें कि एक में से एक है, ये R2 है और R2 में हम क्या बदलाव कर रहे हैं, R2 माइनस R1, तो एक में से एक गया तो 0 आ गया, y में से x गया तो y माइनस x आ गया, और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। ठीक इसी प्रकार से एक में से एक गया 0, z में से x गया z माइनस x, और z स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारी आगे की सारणी आ गई। इसको ये संक्रिया लगाने के बाद में ये ऑपरेशंस जब हमने लगाए हैं तो हमारे पास ये मान आया है। अब देखो इनमें से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। R2 में से कॉमन क्या आ रहा है आप बता सकते हो? यहाँ 0 है, यहाँ y माइनस एक्स है और यहाँ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बुक भी जानते हो कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब आपके पास ये सब समीकरण होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब समीकरण जो होती है वो होती है a प्लस बी
a माइनस बी, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ वापस से समझाने के लिए कि 1x और एक्स स्क्वायर 0y माइनस एक्स, और ये आएगा y माइनस एक्स y प्लस एक्स, और जो तीसरा है इसका वो आ जाएगा 0 z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। अब आप देख सकते हो कि जो दूसरी पंक्ति है इसमें से कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स, और ठीक इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स, यानी कि अगर हम कॉमन लें तो y माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है और z माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, बचेगा क्या, यहाँ 1, यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 0, ये कॉमन आ गया तो 1 बच गया, और ये y प्लस एक्स बच गया, ये 0, ये 1 और ये बच गया z प्लस एक्स। अब हम क्या करते हैं, देखो पहली स्तंभ के 3 में से 2 अवयव 0 आ गए, तो पहली स्तंभ के सापेक्ष या पहली स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना है, पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार। अब देखो हम यहाँ पे प्रसार विधि लगा रहे हैं, तो जब इस प्रकार का सवाल आता है तो उसमें ये आएगा उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। इसमें ये लिखा हुआ आ सकता है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि इसका मान इसके बराबर होता है। तो हमने यहाँ गुणधर्म लगाए हैं, हमने यहाँ कॉमन भी लिया है, और अब आप जब इसको सरल करोगे यानी आप ये लिख सकते हो प्रथम स्तंभ के अनुदिश, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, मैं बोल रहा हूं लिखना अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश हम प्रसार करेंगे तो y माइनस एक्स तो बचा हुआ है पहले से, z माइनस एक्स भी बचा हुआ है, ये प्रसार ऐसे होगा कि एक होगा z प्लस एक्स से गुणा, और फिर माइनस का चिन्ह ये इससे होगा तो माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स ला जाएगा, तो आपके पास बचेगा y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x माइनस वाई, और हमारे पास है y माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही हो गया x माइनस वाई। क्या हमें z माइनस एक्स चाहिए, क्या बिल्कुल चाहिए, तो इसको छोड़ दो। हमें z माइनस वाई चाहिए, नहीं चाहिए, हमें y माइनस z चाहिए, यानी कि इसमें से भी हम माइनस कॉमन लेंगे, और वो माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा। जब 2 माइनस आ गए तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा, और ये आपका z माइनस एक्स जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। फिर से आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये 2 ऑपरेशन लगाए हैं R2 और R3 में, जो अवयव हैं उनको जीरो किया है, और जीरो करने का कारण यही है कि जब आपको 3 अवयव एक दिखाई दे दे तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि उनमें से 2 को हम 0 बनाएं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि आगे कौन सा सवाल है। सवाल है कि यदि, एक मिनट मिटा देता हूं मैं, यदि x y z तीनों भिन्न हो, भिन्न का मतलब यहां पे डिफरेंट, तीनों अलग अलग हों, यदि x y और z तीनों अलग अलग हों तो सिद्ध कीजिए x y z का मान -1 आता है, जहां 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और जो तीसरा है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब। इसका मान आपको 0 दे रखा है। देखो ये सवाल है, इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग हों तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड का मान -1 के बराबर आएगा। जो एक्स वाई जेड है इसका मान -1 के बराबर आएगा, जहां पे आपको ये कह रहा है कि इस सारणी का मान 0 है।
इस सारणी का मान 0 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि भाई इस सारणी का मान हमें 0 दे रखा है, इस सारणी का मान 0 दे रखा है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये देखा था कि हम एक सारणी को अगर योग में लिखी हुई है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ काम में लेनी है कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 0। ये देखो आपकी जो सारणी का गुणधर्म है कि हम दो या दो से अधिक सारणी को एक सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं या एक सारणी को दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने उसी गुणधर्म का उपयोग किया है। आप ये लिख भी सकते हो, हम जानते हैं कि एक सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है और हमने इसको लिखा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। जब हम इसमें देखें तो पहली जो पंक्ति है उसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ x कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ ऐसा ही, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और इसमें x कॉमन आ रहा है यहाँ से, दूसरी पंक्ति से y कॉमन आ रहा है और तीसरी पंक्ति से। तो एक्स वाई जेड कॉमन आने के बाद में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो बचेगा 1x और x स्क्वायर है, यहाँ बचेगा 1y y स्क्वायर, यहाँ 1z और z स्क्वायर। क्या ये दोनों एक समान है? देखिए इसके लिए भी 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि क्रम बदलाव है, क्रम में चेंजेस है। हम क्या करते हैं, पहले एक को यहाँ लेके आते हैं। जब हम किसी सारणी की एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदलते हैं तो सारणी का ऋणात्मक मतलब संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। फिर एक को यहाँ लेके आएंगे तो वापस माइनस डबल होके प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम उस प्रकार से लिख सकते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रही है अपनी ये सारणी, इन दोनों में अपनी ये सारणी कॉमन आ रही है। कौन सी? 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z और z स्क्वायर। तो कॉमन आने के बाद में यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x y z बराबर 0। अभी हमने पिछले सवाल में इसका मान ज्ञात किया था जो कि आया था अपने पास x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x, और बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। इन चारों में से कोई भी एक 0 होगा तो ये सारा मान 0 आ जाएगा। इन चारों में से कोई भी एक मान, क्या ये 0 हो सकता है क्या? अगर ये 0 हो तो यहां से आता है x बराबर y, ठीक है। अगर ये 0 होता हो तो यहाँ आएगा x बराबर y, जबकि हमारे सवाल की प्रारंभिक लाइन यही कहती है x y z तीनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से y माइनस जेड को देखते हैं तो y बराबर जेड आता है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। z माइनस एक्स बराबर 0 करें तो z बराबर x आता है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। बचा क्या? 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान 0 आ गया, तो एक्स वाई जेड का मान क्या आ जाएगा? -1। यही हमें सिद्ध करना था कि एक्स वाई जेड का मान जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सवाल ये भी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पिछला सवाल किया था उसी के आगे का एक भाग है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में जो इसका मान है वो हमने इसका मान नहीं रखा है, हमने क्या किया है सीधा इसका मान x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स रखा है। अब आगे देखते हैं और सवाल। हमारे पाठ्य पुस्तक में काफी सवाल है लेकिन
कुछ एक सवालों को हम यहाँ लेके चल रहे हैं ताकि उनमें से उनको करके हम अपना अभ्यास कर सकें। a प्लस बी प्लस 2c, ये c यहाँ आ जाएगा a, और ये हो जाएगा a प्लस c प्लस, या इसको हम लिखें यहाँ a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ b प्लस c प्लस 2a लिख दें, यहाँ a, और यहाँ आ जाएगा आपके पास b और a प्लस c प्लस 2b, और इसका मान हमें बराबर करना है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपका सवाल है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल को हमारे पास है a प्लस बी प्लस 2c, a b c b प्लस c प्लस 2a b c a प्लस c प्लस 2b, और इसका मान ये आना चाहिए। तो वही बात है कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लिखेंगे LHS लेने पर हम ये देखते हैं a प्लस बी प्लस 2c, c और c, ये a आ गया, ये b प्लस c प्लस 2a, ये a, ये b और a प्लस c प्लस 2b। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसमें ये जोड़ देता हूँ तो आता है a प्लस बी प्लस 4c, यहाँ अन्य कुछ आता है, यहाँ कुछ और आता है, काम का नहीं है। लेकिन मैं इसके अंदर ये जोड़ देता हूँ और ये जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे 2 a आ जाएंगे, 2 b आ जाएंगे और 2 c आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें ये जोड़ना पड़ेगा और ये जोड़ना पड़ेगा, तो 1 c और 1 c मिलके 2 c 2 b और 2 a, यानी कि मैं यहाँ ऑपरेशन लगा रहा हूँ संक्रिया जिसको हम बोलते हैं C1 के अंदर, और C1 में लगा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तब देखो क्या आएगा, ये ऑपरेशन लगाने पर यहाँ आ जाएगा a प्लस b इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार a प्लस b प्लस c, ये सभी c में जुड़ जाएंगे, तब भी आएगा 2 बार a प्लस b प्लस c, और ये इसमें जुड़ेगा तब भी यही आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। और यहाँ हमने कोई बदलाव नहीं किया है C2 और C3 में, तो यहाँ आ जाएगा a b प्लस c प्लस 2a और a, ये हो गया b और a प्लस c प्लस 2b। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, यानी कि कॉमन अगर हम लें तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, तो यहाँ 1 1 1 रहेगा, यहाँ a यहाँ b प्लस c प्लस 2a रहेगा, यहाँ a यहाँ b और a प्लस c प्लस 2b। अब आपको मैंने एक सवाल पहले बताया था कि अगर 3 इकाई आ जाए, 3 एक आ जाए, तो आपको करना क्या है, तो आपको सीधा सा है कि इसके अंदर अब आपको ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R2 में लगाएंगे R2 माइनस R1 एंड R3 में लगाएंगे R3 माइनस R1, यानी कि इसमें से b माइनस कर देंगे और इसमें से b माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आप इसका प्रसार करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको इसे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आना चाहिए। तो आप चेक करके देख सकते हो, कोई समस्या आए तो आपको ना इस सवाल को मुझसे पूछ सकते हो, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ से पुनः देखो, हमने केवल पहले स्तंभ में दूसरी और तीसरे स्तंभ को जोड़ा है, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c आ गया, यानी कि प्रॉपर्टीज की सहायता से ये सवाल काफी हद तक सरल हो जाते हैं। और उसके बाद में जहाँ 3 बार 1 आ गए उनमें से 2 1 को हमें 0 करना है, और 0 करके इसका हल हमारे पास ये आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आगे के सवाल देखें। वन प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c बराबर a b c 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। देखो ये सवाल है आपका, जो कि
2020 का जो एग्जाम हुआ था अभी लॉकडाउन के बाद में, जो 12th का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसके अंदर ये सवाल था 3 नंबर में। यानी कि ये जो सवाल है ये इस बार 2020 के वार्षिक पेपर में आया हुआ सवाल है। इसको देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ये है और हमें ये लेके आने है। तो इसको हम किस प्रकार से लेके आए, क्या इनको जोड़ने पर ये आता है? नहीं आ रहा। तो देखो मैं क्या कर देता हूं, एबीसी चाहिए मुझे, तो मैं पहले इसमें से ए को बाहर खींच लेता हूं, यानी कि ए को कॉमन ले लेता हूं और इसमें से मैं बी को बाहर ले लेता हूं और इसमें से मैं सी को बाहर ले लेता हूं। अब लूंगा कैसे उसके बारे में बात करें कि अपना जो सवाल है वो है 1 + a 1 + b। तो मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूँ, आपका सवाल है जिसके LHS है वो ये है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c। देखो अगर मैं यहाँ से a बाहर लूंगा तो इसके पास तो a है नहीं, तो अगर मैंने यहाँ से a बाहर लिया है तो यहाँ आ जाएगा 1/a, ठीक है, +1। यहाँ a नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 1/a और यहाँ भी आ जाएगा 1/a। कहने का मतलब ये है अगर मैं इस a को वापस अंदर भेजता हूँ तो मुझे वापस यही मिलना चाहिए। तो अगर भेजो यहाँ 1 + 1/a 1 + a आ जाएगा, यहाँ a 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें से b कॉमन है। जिस प्रकार से हमने पहली पंक्ति से a कॉमन लिया है उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति से हमें b कॉमन लेना है। और जब b कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 है तो आ जाएगा 1/b, यहाँ आ जाएगा 1/b + 1, यहाँ आ जाएगा 1/b। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति से c कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/c, यहाँ आ जाएगा 1/c, यहाँ आ जाएगा 1/c + 1। और ये क्यों किया है? क्योंकि अपनी राइट हैंड साइड में ABC है तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ABC को बाहर निरूपित किया जाए। तो हमने ABC कॉमन ले लिया, पहली पंक्ति से A, दूसरी से B और तीसरी से C कॉमन ले लिया। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इस प्रकार का बन चुका है। तो आप क्या करो, C1 में यानी कि C1 में जोड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, हम क्या कर रहे हैं R1 में R2 R3 जोड़ दो, यानी कि ऑपरेशन क्या लगाना है, हमें ऑपरेशन लगाना है R1 के अंदर R1 + R2 + R3। जब हम इनको जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है, इसमें ये जुड़ेगा तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसमें ये जुड़ेगा तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो भी आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ हमने कोई बदलाव नहीं किया, R2 में तो 1/b रहेगा, यहाँ 1/c रहेगा, यहाँ 1/b + 1 रहेगा, यहाँ 1/c रहेगा, यहाँ 1/b, यहाँ 1/c + 1। ये आ गया और बाहर पहले से हमारा ABC मौजूद था तो ये ABC आ गया। अब देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तीनों एक जैसे हैं तो इन तीनों बाहर ले लो। जब हम बाहर लेंगे तो आपके पास ABC तो पहले से आया हुआ है, अब आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास 1 1 1 1/p 1/c 1/b + 1 1/c और 1/b 1/c + 1। अब यहाँ फिर से आपके पास 3 1 1 1 आ गए। तो इसको जीरो करने के लिए आप ये कर सकते हो, C2 के अंदर हमने लगा दिया C2 - C1 एंड इसको जीरो करने के लिए आपने लगा दिया C3 - C1। ये ऑपरेशन लगाने पे आपके पास ये 0 और ये 0 हो जाएगा और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कि सारणी का मान सरल करके आपके पास इसका मान 1 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे का मान ये आया है। और इस बार ये एग्जाम 2020 में यानी कि वार्षिक पेपर 2020 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 सवाल और। इन सवालों को जब आप खुद करने बैठोगे तो इत्मीनान से धीरे धीरे जब आप इनको करोगे तभी सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा इनको समझना कठिन है। और अगर समझ में आ जाते हैं तो फिर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार के कितने भी सवाल आप फटाफट कर सकते हो। अब एक सवाल है
1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, इसका मान ज्ञात करना है। साथ ही इसके जैसे एक सवाल और लिख देता हूं मैं, ओमेगा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 1, और उसके बाद में ओमेगा की पावर 8 1 और ओमेगा की पावर 4। इन दो सवालों को हमें सॉल्व करना है। इन दो सवालों का मान क्या आएगा? देखो आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब क्या है, ओमेगा क्या है। जिस प्रकार से हम आयोटा की बात करते हैं ठीक उसी प्रकार से ओमेगा के बारे में यह है, ओमेगा इकाई का घनमूल होता है। ओमेगा जो होता है वो इकाई का घनमूल होता है, और हम ये कहते हैं ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, यानी ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। साथ ही साथ ओमेगा की एक प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि भाई ओमेगा क्यूब माइनस 1 1 है, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 ओमेगा क्यूब का मान 1 है तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 का मान 0 आएगा। आप इसको ये कह सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 0 है, यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये भी एक प्रॉपर्टी होगी कि ओमेगा क्यूब का मान 1 आता है, और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 आता है यहाँ से। तो ये दो प्रॉपर्टी, दो गुणधर्म आपको ओमेगा के ध्यान रखने हैं कि ओमेगा क्यूब का मान 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है। तीसरा ये भी हम कह सकते हैं कि ओमेगा की घात मान लो 8 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ओमेगा की घात 3 का घात 2 गुणा ओमेगा की घात 2, क्योंकि ओमेगा की घात 6 और 2 8। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से 11वीं क्लास में हमने आयोटा को चेंज किया था, आयोटा की पावर को कम किया था, ओमेगा की घात को भी हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। क्या करें, देखो जहां ओमेगा क्यूब है उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं सीधे कर देता हूँ 1, यहाँ मैं कर देता हूँ 1, ये चीज आ गई। अब इसमें से ये घटा दें, यानी कि मैं ये कर देता हूँ ऑपरेशन R1 में R1 माइनस R2, इसमें से ये माइनस कर दें तो हमारे पास आता है, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1 ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओवर, ये हमारे पास बचा है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बच जाएगा, और आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रह जाएगा। जब हम इस सारणी को सोल्व कर, सारणी को हम पहले सोल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा सवाल कर सकें। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करेंगे, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया माइनस ओमेगा। लो कैसे, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की घात 3 गुणा ओमेगा, ओमेगा की घात 3 का मान 1 आता है इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा ही आ गया। तो 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया, यहां से यहां बता रहा हूं 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा, यहां से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हम रख देंगे -1, तो ये आ गया 2 प्लस 1, यानी कि ये आ गया 3। कहने का मतलब है इस सवाल का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर से सुन लो, ओमेगा इकाई का घनमूल होता है ओमेगा, और ओमेगा की घात 3 है, इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं ओमेगा की घात 3 माइनस 1 का मान 0, 1 को इधर लेके आएंगे, a की घात 3 a क्यूब माइनस b क्यूब जो सरल ओमेगा होती है वो होती है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0 है। तो या तो ये 0 या ये 0, तो इससे एक रिजल्ट आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ये हमें याद रखना है, सवाल में नहीं करना है, हमें केवल इसको ध्यान में रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी, या ये कहें कि ओमेगा की जो प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों हमारे यहाँ काम में आनी है। तो ये रहा अपना सवाल, जहां ओमेगा क्यूब था उसके लिए 1 अप्लाई कर दिया और 1 अप्लाई करके इसको प्रसार कर दिया, और प्रसार करने पे हमारे पास ये आया, तो इसका मान 3 आ गया।
ठीक है, अब आगे देखते हैं जो आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखो, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं कि ओमेगा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 8 1 और ओमेगा की पावर 4। तो वही बात कि ओमेगा इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, इसको भी हम ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा की पावर 8 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मान 1 हो गया और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है कि इस सवाल में ओमेगा ओमेगा की पावर 4 है, इसकी जगह 1 होना चाहिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए सवाल में यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है, और सवाल को 1 करके हम इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो आप इनको जोड़ो, ये दोनों एक में जुड़े आएंगे। C1 में मैं कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 में ये करते ही आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे, अब ये आपस में जुड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा है। तो यहाँ से कॉमन आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आते ही ये 1 रह गया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पता है 0 होता है, तो ये 0 है। अब ये मान कुछ भी आए, ये मान कुछ भी आए 0 से गुणा करने पे इसका मान 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस सवाल में इसका जो मान आएगा सारणी का, उसका मान 0 प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में काफी सवाल दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, उन सवालों को हल करना है। और जो सवाल आपको नहीं आए वो किसी भी थ्रू आप मेरे पास सेंड कीजिए, उन सवालों का हल मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। और भी कोई समस्या सारणी से संबंधित अगर आपके पास है तो उन सवालों को आप मेरे पास भेज सकते हैं। तो फिलहाल सारणी में जो जितना कुछ हमारे पाठ्यक्रम में था उसके बारे में हमने चर्चा की है, क्योंकि सवाल अनलिमिटेड है, हम सभी सवालों को यहाँ नहीं कर सकते। तो सवाल आपके पास किताब है, उससे करने का प्रयास करें। कोई भी समस्या आए, एक बार 2 बार आप इन वीडियोस को देखो, क्लियर हो जाएगा। आगे की क्लास में अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रतिलोम आव्यूह, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।